वेलकम टू यूपीएससी विद रिकी। द रूल ऑफ लॉ, एक डेडिकेटेड यूपीएससी गाइडिंग प्लेटफॉर्म जो एस्पायरेंट्स को सही दिशा, स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। हाय माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिक माइती और आज हम क्या पढ़ाई करेंगे। आज हम जो मई महीना है, जैसे आप देख ही रहे हैं हमारे सीन पे, ये मैं हूँ और मैं आपको मई महीने के अंदर, जो मई महीना है, उस मई महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर कर पाऊंगा। उसमें हो सकता है कि 3 घंटा लग जाए, उसमें हो सकता है कि 4 घंटा लग जाए। ठीक है। हाय माय फ्रेंड्स, तो उसमें हो सकता है ये मई महीने का मैं करवा रहा हूँ 2027, क्योंकि 2026 का जो दोस्त पेपर है, मैं ऐसे करके लिख 2026 का जो पेपर है दोस्त, वो वैसे भी हो गया है। और 2026 का पेपर जो है, याद रखना कि 10 साल में भी ऐसा पेपर नहीं आया है। तो अगर 10 साल में ये पेपर ऐसा नहीं आया है, इसका मतलब आज के जो कैबिनेट सेक्रेटरी में बैठे हैं, ठीक है, आज आज में जो मान लीजिए कि हमारे पीएम को एडवाइस करते हैं, वो भी ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि यूपीएससी का जो चेयरमैन है, उसको क्लियर करने के लिए बोलो कि ये जो पेपर है ये क्लियर करके दिखा दो। अगर क्लियर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, तो हम भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलिए, एक और चीज़ मैं बता दूं, 3 घंटे का ये सेशन है। 3 घंटे का ये सेशन है। मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि 3 घंटे का जो ये सेशन है, अगर आपने ये कर लिया तो आपको मई महीने के अंदर जितने भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, वो आपको यही एक वन टॉपिक, वन वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम रिक मैती है। मुझे कम से कम 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं गवर्नमेंट सिस्टम के साथ रिलेट करते हुए और गवर्नमेंट सिस्टम को समझते हुए। तो मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ कितना टाइम लगता है। अगर कोई भी आदमी बोलता है कि आपको सर मैं 30 मिनट में करंट अफेयर्स करवा दूंगा, तो वो निहायत ही झूठ बोल रहा है। आपको करंट अफेयर्स करवाना है तो 3 घंटा लगेगा ही, 3 घंटा से ज़्यादा भी हो सकता है। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस। मेरे क्लास में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यू हैव अ पेशेंस, यू हैव अ टॉलरेंस क्षमता। क्या आपके पास ये है? अगर ये है तो आपका ये क्लास आपका ही है, ठीक है ना। ये देखिए, मैं ये हूँ, मेरा नाम है रिक मैती, ठीक है। ये मेरे चैनल का लोगो है, आईपीएस विथ यूपीएससी विथ रिक मैती, आईपीएस एकेडमी, क्योंकि मेरा जो पहला प्रेफरेंस है वो आईपीएस ही है, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस। आप मुझे यूट्यूब में फॉलो करें, आप मुझे फेसबुक में करें, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं। यूपीएससी टीचर हूँ और एडुकेटर भी हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं एक बता दूँ, मैंने कम से कम 5 साल इस सिस्टम के बारे में पढ़ाई किया, इस सिस्टम के लूप होल्स के बारे में जाना, और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, विश्वास कीजिए इस वीडियो का मुझे एक भी पैसा नहीं मिल रहा, फिर भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में अगर किसी ने मेरा टैलेंट या फिर मेरा जो काम करने का मादा है या फिर मेरा जो कैपेसिटी है, किसी ने रिकॉग्नाइज किया, तो मुझे एक चांस एज एन एडवाइज़र, गवर्नमेंट एडवाइज़र या फिर प्राइवेट पीवीटी कंपनी में भी एक एडवाइज़र के तौर पर मुझे लिया जा सकता है, क्योंकि मैं अपने काम पे ऑनेस्ट हूँ। एक बात याद रखिएगा, मैं ऑनेस्ट अपने काम पे हूँ, मैं ऑनेस्ट अपने काम पे हूँ। सबसे बड़ी बात ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अपने साथ रखना चाहिए, सेल्फ। दूसरी बात ऑनेस्टी काम के साथ रखना चाहिए, मतलब वर्क। और तीसरी बात ऑनेस्टी अपने देश के लिए रखना चाहिए, विच इज नोन एज
इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप भले ही आईपीएस नहीं हो, लेकिन आपकी पढ़ाई ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, ये सब के ऊपर है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर आपने पैसा खा के फिर कोई काम नहीं किया या फिर देश की उन्नति के ऊपर आपने काम नहीं किया, तो एक वो चीज़ वो खराब लगता है दोस्त। तो काम किस लिए करना है? काम हमारे प्यारे देश भारत के लिए करना है, बस और कुछ नहीं। बाकी तो देह है, शरीर देह मात्र है, ठीक है। मरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है, लेकिन मैं मेरे काम के द्वारा इस संसार में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहता हूँ। आई एम वेरी मच ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि मैंने मेहनत किया है, मैंने अपने काम पे मेहनत किया है। बाकी दुनिया के बारे में मुझे कोई अता पता नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। मैं अपने ऊपर बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं इतना पता है। दुनिया के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तीसरी बात यह है, जब भी आप ये 3 घंटे का जो कोर्स है, जब भी आप ये 3 घंटे का जो कोर्स है ये करोगे, आपको उस मई महीने के अंदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, यूपीएससी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी करो जो कि आपको खाना दे सके। आज मुझे कोई खाना नहीं मिल रहा, आज 3-4 दिन से मैं एडिटिंग का काम करता हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। आई एम वेरी ऑनेस्ट। फिर भी लेकिन मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने काम पे बहुत ऑनेस्ट हूँ, क्योंकि मुझे इस पोजीशन या फिर इस पढ़ाई के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है ऑनेस्टी के साथ। तीसरी बात यह है कि मैंने जो भी चीज़ इस डॉक्यूमेंट में फाइल किया है, ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मैं पीडीएफ बना दूंगा, ठीक है। इसका मैं जो 4 घंटे का जो है, 3 घंटे का जो है, 4 घंटे का जो है, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको करके फिर प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया तो आपको चीज़ें ब्रेन के अंदर स्टोर होंगी, ठीक है। आपको चीज़ों के बारे में पता लगने लगेगा कि चीज़ें ये हो रही है, कुछ। तो कम से कम दिमाग के अंदर वो सब चीज़ रिकॉग्नाइज या फिर याद रहेंगी। तीसरी बात यह है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर मैंने 3 घंटे का कोर्स आपको दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही तथास्तु है, ठीक है, यही कैपिंग है, नहीं। इसको आप रिवीजन में यूज़ कीजिए, इसको आप नोट्स बनाइए, इसको आप अपने रिवीजन नोट्स में ऐड कीजिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ मैंने आपको दे रहा हूँ, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी आप देख रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, मैं दूसरी बात ये बोलूँगा, इसको मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। कि कितने? मल्टीपल। मान लीजिए कि आपने एक पेज का नोट्स बनाए, तो वही फाइनल है, फिर उसको मिटा के फिर दोबारा एक और करोगे तो खत्म है चीज। एक ही करो, एक ही खत्म है। फिर उसको क्या करो, 3 से 4 बार मल्टी रिवीजन में लगाओ, ठीक है। जितना आपकी जो आंख है, ये जितना इस चीज को देखेगी उतना पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगी। याद रखना, इंद्रियों पे शासन, ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं। याद रखना, आंख मतलब इंद्रियां। तो एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई इंद्रियों पे शासन, मन सर्वोपरि होना चाहिए। आपके मन के ऊपर आपका शासन होना चाहिए। अगर मास्टर बोल रहा है कि 3 घंटे का कर लो और इससे आपको लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपका खराब नहीं चाहता, आपका भलाई चाहता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि 3 घंटे का अगर करेंगे
तो आप सोचिए कि कम से कम मुझे 24 घंटा लगा होगा इस चीज़ को पढ़ के, उसको कंसोलिडेट करके, फिर उसको उसको 3 घंटे के अंदर लाने में। तो इसमें दोस्त मेहनत लगती है। फिर मैंने उसको रिकॉर्ड करूँगा, फिर एडिट करूँगा, फिर मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ आपको फ्री मिल रही है। तो उस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप अगर मेरे वीडियोज़ को देखेंगे, वो देखने मात्र से ही और सब्सक्राइब करने मात्र से ही मुझे अपने काम का लाभ मिलेगा। मुझे पैसा या ये सब चीज़ नहीं चाहिए। मुझे अपने काम का रिवॉर्ड और अपने काम का वी कैन से रिजल्ट, ये दोनों चाहिए। सीधी सी बात है। आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई वर्क, आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई ओन सेल्फ, आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ माई ओन आउटपुट। मैं बाहर की दुनिया का नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो ये है सारी चीजें। ठीक है, और इसमें देखिए नोट्स बनाने के लिए एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना, नोट्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नोट्स का भी मैं आपको बहुत लोग बोलते हैं सर नोट्स, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई नोट्स, सर नोट्स कैसे बनाएं। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स जो भी पढ़ाऊंगा उसको मैक्स टू मैक्स 10 से 30 या फिर 20 पेजेस के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिर रिपीट मारते जाओ। फिर जितना रिपीट मारोगे, जितना रिपीट रिवीजन दोगे उस चीज़ को, फिर वो छोटा होते होते 10 पेज के अंदर लाने की कोशिश करो। फिर वैसा करते करते 5 पेज, फिर वैसा करते करते 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद उस एक पेज को ही रिवीजन करो एग्जाम के पहले। बस इतना ही काम है। लेकिन ये काम करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मन को दृढ़ बनाइए, डिसिप्लिन कीजिए। जितना मन आपका डिसिप्लिन रहेगा उतना ये काम बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, मन अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, मन अगर चंचल रहेगा, मन को अगर ऐसा लगता है कि ये काम करने से कुछ नहीं होगा, अगर मन आपका इधर उधर भटक रहा है, तो आपके मन मतलब माइंड का ये दिक्कत है, माइंड इशू है ये, माइंड इशू। माइंड आपका एक जगह पे नहीं है, तो उसको आप कीजिए। आप हो सकता है कहीं पर काम कर रहे हो, तो काम करने के बाद आराम से इस वीडियो को देखिए, या फिर आप कहीं पर पढ़ रहे होंगे तो पढ़ने के बाद इस वीडियो को देखिए। कहीं पर आप मान लीजिए कि कहीं और घूमने गए हैं तो घूमने के बाद इस चीज़ को देखिए। कहीं पर मान लीजिए कि आप आज पार्टी में गए हैं तो पार्टी करने के बाद इस चीज़ को देखिए। और दूसरी बात, जब जब देखेंगे तब तक उसके बाद रिवीजन भी मस्ट है। जब जब आप देखेंगे उसके बाद रिवीजन भी मस्ट है। क्यों क्यों रिवीजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवीजन? रिवीजन का मतलब सिंपली मीन्स पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, आपका काम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है और चीज़ों को पढ़ के कंसोलिडेट करना है और उसको जल्दी 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 इंटरप्रेट करना है। क्योंकि 2026 में आपको पता होगा कि 2026 का जो पेपर आया था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि पेपर ही भयानक बनाया गया है। ठीक है, और मैं ये चैलेंज करता हूँ अभी भी सबके सामने
कि कैबिनेट में जो बैठे हैं वो मिनिस्टर जो हैं उनको बोलिए इसको कंप्लीट करने के लिए, छोड़ दीजिए। अगर वो नहीं आते तो मैं यूपीएससी का जो चेयरमैन है, जो उसके मुखिया है, उसको बोलो कि इसको तुम कंसोलिडेट करो। चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोल दीजिए कि इसको करना। चलो वो तो चाय वाला है, चलो छोड़ दो, ठीक है। तो आप जिसको बोलोगे उसको ये पेपर सॉल्व करने के लिए बोलोगे तो उसके हाथ में उस फट जाएगी उसकी ठीक है। तो बहुत मेहनत करके आप पढ़ाई करके आते हो, तो मैं यही बोलूँगा कि विश्वास रखिए अपने ऊपर। सेल्फ बिलीव it what required. Self belief is required the most. Okay, the most. Okay, that the most important part is that mind. Okay, अगर आपके माइंड को आप जितना शार्प बनाओगे, आपके माइंड को अगर जितना आप चिजल करोगे, आपके माइंड को जितना आप दृढ़ बनाओगे, उतना आप सही काम करके इस यहाँ से निकल जाओगे। दूसरी बात यह है कि दृढ़ता होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पेशेंस होना ही चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो 3 से 4 घंटा एक जगह पे बैठ पाए। आप, मैं और सभी, जैसे हम अभी 3 से 4 घंटा यहाँ पे बैठ के ये चीज बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा तो हो गया है, मैं अभी अपना लास्ट अटेम्प्ट में हूँ। अगर उसमें नहीं होता है तो मैं खत्म हूँ। लेकिन मेरे द्वारा किसी दूसरे आदमी को इस चीज का लाभ मिले, मैं वही चाह रहा हूँ, बस और कुछ नहीं चाह रहा। तो उसी चीज के लिए ये सब जो भी है तामझाम मैंने आपको बताया। एक बात याद रखिएगा, निष्ठा रखिए, ठीक है, जो भी चीज आप कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो पहली चीज तो ये है कि आप पहले कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है, पहले बात समझो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है जिसमें कोऑपरेशन करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट करती नहीं है, ठीक है। उसमें क्या है कि तो वो एसेंशियल है टू एड्रेस द करेंट स्ट्रेस ऑन द इंडियन फेडरल सिस्टम। ये स्ट्रेस पहले भी था, ये स्ट्रेस बाद में भी आएगा, ये स्ट्रेस फ्यूचर में भी आने वाला है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। बस हमको ये जानना है कि ये फेडरल सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है, कौन कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, जो पॉलिटिशियंस है वो ये सब चीज करते हैं। क्यों करते हैं भाई पॉलिटिशियंस? क्योंकि पॉलिटिशियंस अनएडुकेटेड होते हैं, ठीक है। उनका कोई, समझ रहे हो, वैसे होते हैं तो वो उस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं देते
क्योंकि वी आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, सो दैट्स व्हाई इट इज आवर ड्यूटी टू to save this particular federal system, right? So that is the thing. Second thing is that हमको पहले जानना पड़ेगा फेडरलिज्म क्या है। तो पहले तो चीज है कि फेडरल इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। भाई यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड किया गया है, दोनों भाईचारे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को सहमति से काम करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करेंगे तो देश आगे जाएगा। उसको क्वासी फेडरल बोला गया है विद अ मॉडल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है, बड़ा भाई जो है हमेशा यूनियन स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं रहे तो प्रॉब्लम ये आती है कि देश जो है वो बिखर सकता है। तो देश ना बिखरे तो इसके लिए जो यूनियन है उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, ठीक है ना। और यही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल सिनारियोज क्रिएट होते हैं जिसमें स्टेट जो है सेंटर के साथ रिलाय नहीं हो पाता, तो राइवलरी होती है, तो वहाँ पे लोगों के साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का खेल चलता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो मॉडल है इसको क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बोला गया है। क्वासी फेडरल का मतलब होता है फेडरल लगता है लेकिन पूरा है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर को होना पड़ता है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे भी डिसीजंस होते हैं जिसमें यूनियन को अपना बहुमत दिखाना पड़ता है, कोई डिसीजन में सर्वोपरि होना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश के हित आगे होने चाहिए, क्योंकि देश हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि देश डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश इंटैक्ट रहना चाहिए, क्योंकि नफरत की आग में हम देश को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और ये सब फलाना जो भी चीजें हैं, ठीक है। वी आर ऑल वन। सेकेंड थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए यूनियन एंड स्टेट तो है ही, लेकिन क्या है कि पावरफुल जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब हम देखते हैं कि यूनियन के पास ज्यादा है पावर होती है। ऑब्वियसली उसको पूरा देश देखना है, स्टेट को स्टेट देखना है बस, और यूनियन को पूरा देश देखना है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पावर सबसे ज्यादा यूनियन की बहुत सारे डिसीजनों में ज्यादा रहता है। हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हमको पता ही होता है, ठीक है ना। तो उसको एक बार हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी, बैंकिंग, अफेयर, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये सब मोडस ऑपरेंडी होते हैं जो यूनियन ही इसका डिसीजन लेते हैं। बाहर का कोई भी स्टेट जाके बाहर के कोई भी कंट्री के साथ बात नहीं कर सकती ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ओन राइट्स एंड दिस, ठीक है। उस यूनियन को मिडिल ऑफ द पाथ होना ही चाहिए, और होना ही चाहिए क्योंकि ये देश का मामला है, ठीक है। दूसरी बात होती है स्टेट को पुलिस चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, तो उसके लिए स्टेट। कॉन्करेंट का मतलब होता है दोनों भाई बैठ के डिसाइड करेंगे कौन सी चीज पे क्या होना चाहिए। तो उसमें क्या है, एडुकेशन है, फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, लेबर है, तो ये सारी चीजें, एडुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, लेबर, तो ये एक कॉमन चीज है जिसमें ये लोग ज्यादा मतलब दोनों मिलके डिसीजन लेंगे। अच्छा, लेबर में क्यों लेंगे? क्योंकि इंसान तो दोनों जगह पर भी है, मतलब यूनियन में भी इंसान है जो काम कर रहा है और स्टेट में भी इंसान है जो काम कर रहा है। बंगाली जो है दिल्ली में जाके भी काम करता है और दिल्ली वाला बंगाल में आके भी काम करता है, तो मतलब इंसान तो सेम है ना। तो पैरामीटर्स आर सेम। सो इसका मतलब ये है कि हम उसके राइट्स और उसके रिपोर्कशंस को दोनों मिल के डिसाइड करेंगे। फिर होता है मैरिज, वो भी, फॉरेस्ट वो भी, एडुकेशन वो भी, क्योंकि एडुकेशन सबको चाहिए, फॉरेस्ट, हवा, पानी, ये सब सबको चाहिए, और मैरिज सबको करनी है, किसी को नहीं करनी है ऑब्वियसली। लेकिन वो सब कुछ जो कॉमन एट द मोमेंट होता है, कॉमन होता है, उस चीज को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। दूसरी चीज ये है, प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं ना,
तो करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी चीज होती है कि हम पढ़ते पढ़ते जाएं उसके प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल्स क्या है और अलग अलग चीज। जैसे आर्टिकल 1 इम्पोर्टेंट है, 7 शेड्यूल इम्पोर्टेंट है, फिर आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 280 ये चर्चा में रहता है, फिनेंस कमीशन है इसके साथ। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल में अभी यही चल रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है, लेजिस्लेटिव के साथ पॉलिटिशियंस के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का क्या रिलेशन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहाँ से चुन के आते हैं, यूनियन से। तो समझ में आ रहा होगा यूनियन और लेजिस्लेचर्स का मतलब होता है पॉलिटिशियंस कहाँ के, स्टेट के। तो इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि यूनियन और स्टेट एक साथ तो है, लेकिन यूनियन का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसको एरिया कंट्रोल करना है, समझ रहे हो। तो उसमें आर्टिकल 1 इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेडरलिज्म को शो करने के लिए, ठीक है ना। आर्टिकल 263, ठीक है ना, इंटर स्टेट रिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम वाटर डिस्प्यूट के साथ बात करेंगे, जब हम वाटर डिस्प्यूट के ऊपर बात करेंगे तब ये इंटर स्टेट रिलेशंस आते हैं। उसके बाद हम वाई इंडियन फेडरलिज्म सेड टू बी इन अंडर स्ट्रेस, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स अभी करंट में चल रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। मैं सच बताऊं, आज से जैसे 70 ईयर्स होने वाले हैं देश को इंडिपेंडेंस मिले, अभी तक जो मुद्दे हैं वो मोरलेस सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव एज सच हुआ नहीं है। बहुत कुछ बदलाव हुआ है लेकिन वो ऐसे कछुए की मतलब स्पीड में हो रहा है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि चीज़ें सही हो रही है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम है। तो हम उस हिसाब से पढ़ेंगे और जो प्रॉब्लम्स है उसको ज़्यादा देखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम्स ही क्वेश्चन के फॉर्म में यूपीएससी देता रहता है। तो पहले जो चीज़ है वो है गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नर और स्टेट, अभी आप करेंटली देखा गया था तमिलनाडु के चुनाव में थले जो सुपरस्टार है, ठीक है ना, कौन से सुपरस्टार है वो समझ लेना, उसके साथ उसके स्टेट का गवर्नर का कुछ हो गया था इशू, ठीक है, जाके देख लेना वो न्यूज़ क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन सुनता वो किसका है, यूनियन का ही है, वो यूनियन का बंदा है। इसलिए यूपीएससी के पॉइंट में मैंने देखे भी रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला भी है कि रिपीटेडली एम्फसाइज दैट द गवर्नर मस्ट एक्ट एज अ पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंट, अब पॉलिटिक देखिए चीजों को अच्छे से समझना। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब ये होता है कि भाई साहब वो जो है यूनियन गवर्नमेंट की सुन रहा है, ठीक है। बहुत से केस में ऐसा होता है कि आप यूनियन गवर्नमेंट की क्यों सुन रहे हो भाई, आप यूनियन गवर्नमेंट की मत सुनो, आप जो सही है वो करो। लेकिन क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पोजीशंस हैं तो उसको किसने बैठाया है, उसको तो यूनियन नहीं बैठाया कि भाई तू मेरी बात सुनेगा। और वास्तविक जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जो आपकी बात सुनेगा उसको ही ऐसे मतलब खेलने के तौर पे उसको बिठाया जाता है क्योंकि ये आदमी मेरी बात सुनेगा, कम से कम मेरे बात पे ये मतलब डिनायल नहीं करेगा, तो उसको उस पोजीशन में बैठाया जाता है। इसको ही वो पॉलिटिक्स बोलते हैं, जिसको हम सब पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे सब आदमी कुछ ना कभी परेशान होते हैं, ठीक है ना। जैसे रिसेंट इश्यूज के ऊपर बात करें तो तमिलनाडु में मैंने बोला ही है, केरला में सेम, पंजाब में भी आपको देखने को मिला, वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव हुए थे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एक्यूज्ड गवर्नर्स, ठीक है, डिलेइंग बिल्स को डिले कर देते हैं। इंटरफियरिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली उनको कभी कभार उनकी आत्मा जाग जाती है, ठीक है, कभी कभार जागती है जब ऊपर से बुलावा आता है, समझ लो। तो विद होल्डिंग एसेंट टू द लेजिस्लेशन, ये भी वो करते हैं, ये मतलब इनके करतूत हैं, ठीक है। तो रिसेंट इश्यूज ये सब चीजें ये लोग करते रहते हैं,
ठीक है, और ये 70 साल से यही चल रहा है, सब 70 साल से 70 ईयर्स हो गए हमारे देश को इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मिले। लोग क्या कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो यूएसए में जाके बस रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि उस यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन, हवा पानी और सब कुछ जो है वो सब चीज़ अच्छा है। लेकिन हमारे देश में पॉलिटिकल सिनेरियोस इतने खराब है कि लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिसयूज एलिगेशन ऑफ द सेंट्रल एजेंसी। ऑब्वियसली आप वेस्ट बंगाल के केस में ममता बनर्जी हर बार बोलती रहती है कि भाई स्टेट जो यूनियन है वो हमारे साथ खराब कर रहा है। आप देखा होगा कि ईडी भेज देती है, फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को भेजती है, फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, आईटीडी को भेजती है, ठीक है, छापामारी करने के लिए अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर। तो ऑपोजिशन लीडर तो वैसे ही डर के मारे कुछ मतलब थोड़े से वो रहते हैं, ठीक है। फेडरल कंसर्न इस बात की है कि लॉ एंड ऑर्डर इज लार्जली स्टेट सब्जेक्ट, क्योंकि आप पुलिस आपके पास है तो पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो पुलिस अगर स्टेट सब्जेक्ट हो गया तो ये तो ऑब्वियसली कि लॉ एंड ऑर्डर भी आपके हाथ में होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये बात है कि जब भी यूनियन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरी है या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनकम टैक्स, ये एक टॉप मोस्ट लेवल के क्रीम लेयर्स हैं, ठीक है ना, क्रीम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स है, जो एक नॉर्मल पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत अलग होता है। तो ये यूनियन कंट्रोल करती है स्टेट के ऊपर अपना अधिकार दिखाने के लिए, या फिर उसके ऊपर ये दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज सही है या फिर गलत है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल टारगेटिंग, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एलिगेशन अफेक्टिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्ट्रक्चर को खराब करती है, ठीक है। हर वक्त याद रखना, कभी भी अगर कोई पॉलिटिशियन अगर ये चीज करता है तो वो क्या करता है कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, उस इंडिया का स्ट्रक्चर के ऊपर ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जीएसटी एंड फिस्कल फेडरलिज्म, ये तो होता ही रहता है, जीएसटी एंड फिस्कल फेडरलिज्म, इंट्रोडक्शन टू द गुड्स एंड द सर्विस टैक्सेस, है ना। स्टेट कंसर्न में क्या है, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंट टैक्सेशन पावर, उनके पास नहीं है टैक्स करने को, तो यूनियन के पास है। यूनियन सब देख के पैसा अपने पास रखी, फिर डिपेंडेंट ऑन द जीएसटी कॉम्पेंसेशन, ठीक है ना, फिर डिले ऑन द कॉम्पेंसेशन पेमेंट्स, फिर उसके बाद रिड्यूस द फिस्कल ऑटोनॉमी। फिस्कल ऑटोनॉमी का बात ये है कि भाई जैसे एक पैसे को हमने होल्ड करके रखा है तो वो अपनी ऑटोनॉमी हुई, तो वो चीज अब स्टेट नहीं, सेंट्रल नहीं चाहती। सेंट्रल ये चाहती कि भाई जितना दे रहे हैं उतना रखो बस। तो एनालिसिस क्या कहता है कि जीएसटी स्ट्रेंथन इकोनॉमिकल यूनिटी बट इंक्रीज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, फाइनेंशियल जो डिपेंडेंसी है बॉस, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कि मैं पैसे के लिए यूनियन के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ये कोई भी स्टेट नहीं चाहता कि ऐसा हो। कोई भी आदमी भी नहीं चाहता कि मैं पैसे के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं इसके लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मैं इसके लिए इसके साथ तो क्या होता है कि उसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। जब आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है तो आप फिर मूवमेंट नहीं कर सकते, मोबिलिटी आपके पास नहीं रहती, आप ग्रोथ नहीं कर सकते, पूछ के करना पड़ेगा। तो एक तरह का दिक्कत क्रिएट होता है, एक तरह का क्लॉडिंगनेस क्रिएट होता है। फिजिकल फिर मैंने आपको बताई है कि इस चीज को मैंने आपको बताया। फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, देखिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट तो आपने सुना ही होगा, तमिलनाडु में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है। फिर कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये सब होता रहता है क्योंकि पानी, वाटर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यह बात याद रखना। उसके लिए मारकाट हो सकती है स्टेट के अंदर, फिर भाईचारा नहीं रहेगा, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो आदमी बचेगा कैसे। तो फेडरल कंसर्न क्या है कि वीक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डिले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को डिले कर देती है, बस और कुछ नहीं। और इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पुलिस, ऑब्वियसली आईपीएस तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, सेंट्रल स्कीम्स ऑफ द कंडीशनल फंडिंग, इसको क्या करता है कि पॉलिसीज जो बनती है वो सेंट्रल, तो यूनियन बायस होती है, उस चीज को यूनियन के साथ ज्यादा टिल्टेड होती है। तो ये बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब गलत चीज नहीं है, लेकिन आप उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हो और उसमें आपका खुद का बेनिफिट लेने की कोशिश करोगे, क्योंकि जितना आप पॉलिसीज को इंक्लाइन करोगे उतना आपको डिसीजन लेने में सुविधा होगा। तो ये बात है कि स्टेट के पास फिर चांसेस कम रहेंगे। तो फेडरल चैलेंजेस में क्या होता है, स्टेट आर्ग्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनएडुकेट एंड स्टेट स्पेसिफिक प्रायोरिटीज आर ओवरलुक्ड। ये ऑब्वियसली बात है भाई, स्टेट स्पेसिफिक प्रायोरिटीज में आपने कुछ रखा ही नहीं है। और कंसल्टेशन इज इनएडुकेट, आपको बोला गया है कि भाई आप जब फंड दोगे, ठीक है, तो आप जब फंड दे रहे हो तो आप मुझे कंसल्ट कर लो। भाई मुझे 500 रुपए चाहिए, 1000 रुपए चाहिए, 2000 रुपए चाहिए, जो भी पैसा हमको चाहिए, तो एक बार आप मुझे पूछ के पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो सेंट्रल क्या करता है, कंसल्ट जाए भाड़ में, हम जो करेंगे वो करेंगे। तो बात ये है स्पेसिफिकली। तो लैंग्वेज एंड कल्चरल फेडरलिज्म तो है ही, ये तो बहुत गंदी चीज है, ठीक है। भाषा के नाम पे और कल्चर के नाम पे देश को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इट्स रॉन्ग, इट इज वेरी रॉन्ग। बट पॉलिटिशियंस करते हैं, पॉलिटिशियंस वो जी भर के करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ वोट्स के लिए हम प्रोवोक करते हैं जनता को कि आप ये करो। फिर डिलिमिटेशन कंसर्न्स तो है ही। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी लॉज, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को कहीं कभी कभार क्या, बहुत बार पॉलिटिकल कारण से, पॉलिटिकल रीजन से इसको मिसयूज किया जाता है, ठीक है, लीडर्स को डराने के लिए, ठीक है, आपने देखा ही होगा। फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए हैं ऑब्वियसली, पॉजिटिव 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 हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, हो रहा है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो बहुत 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 मिनिमम है माय फ्रेंड, इट्स नॉट वेरी गुड। तो नीति आयोग एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट का इशारा है। फिर जीएससी काउंसिल, वो भी। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ये भी सबसे बड़ी चीज है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी चीज है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रोल इन द प्रोटेक्टिंग फेडरलिज्म, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रोल क्या है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के रोल में हम तीन चार, हाँ क्या बोलते हैं, तीन चार हम डिसीजन को देखेंगे। पहले तो देखेंगे एसआर बोम्मई वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मतलब है डिसीजन जो इन्होंने दिया था, ठीक है, आपको देखना चाहिए। लिमिटेड मिसयूज ऑफ आर्टिकल 350। हाय दोस्तों, तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी जैसे दिल्ली, तो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये सब होता रहता है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी हमने सेम सिचुएशन देखा है दोस्तों, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ वैसे ही दिक्कत। डिस्कस्ड द सेंट्रल स्टेट द रिलेशंस आर नॉट गुड। आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल के साथ दिल्ली का जो रिलेशन है, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि भाई यूनियन का जो रिलेशन है वो है ही खराब, है ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तो वेस्ट बंगाल में तख्ता पलट हुई है, लेकिन उससे पहले भी ये चीज़ था। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में इश्यूज होते थे और बहुत सारे और भी रीजन से, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन सोवरेनिटी इश्यूज तो हैं, ठीक है ना। फिर व्हाट टू डू नेक्स्ट, अभी ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट। देखिए,
चीज़ें हम बहुत बार बोलते हैं कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते, क्या इम्प्रूव, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1000 सालों से या फिर हम बोल सकते हैं 70 साल से, चलो आपके लिए जितने भी 76, 75 जितने भी आपका जो साल है इंडिपेंडेंस के, वो साल ये सेम सिचुएशन सेम रहा है, उसमें कोई बदलाव या फिर कोई अलग से कुछ नहीं हुआ है। जैसे स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए 50 बार रिकमेंडेशन और ये सब मैं आपको बताऊंगा, वो सब हो गए हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमको याद रखना है क्योंकि पेपर में लिखना पड़ता है। तो कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन बिटवीन टू एंटिटीज, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर रेगुलर सेंट्रल स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन। अभी सेंटर और स्टेट, प्रॉब्लम तो ये है कि भाई स्टेट सेंटर जो है स्टेट का कोई कंसल्टेशन नहीं लेता, वो अपना मन मर्जी करता रहता है। कभी कभार तो कुछ रिकमेंडेशन को ग्रांट करता ही नहीं, क्योंकि ये सब बाउंडेड नहीं है। आप दे सकते हैं, हम नहीं ले सकते। आप दे सकते हैं, हम उसको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमारे ऊपर है। तो वो बात है। ग्रेटर रोल फॉर द इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल के साथ उसके ग्रेटर जो रोल्स है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते हैं, उसके लिए हमको डिस्प्यूट को रेजोल्यूशन करने के लिए, ठीक है, आर्गुमेंट को आर्बिट्रेट करने के लिए हमको काउंसिल चाहिए होता है इंटरस्टेट को रिजॉल्व करने के लिए। तो उस काउंसिल का बहुत बड़ा रोल इस बात का होता है कि वो फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, भाईचारे को दिखाता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन होती नहीं है एक्चुअल में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिफॉर्म्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नर साहब का जो ऑफिस है इसके ऊपर होना ही चाहिए। रिकमेंडेशन भी दिया गया है, किसका रिकमेंड, सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन है, ठीक है, पंची कमीशन का रिकमेंडेशन है भाई। ये दो कमीशन का बहुत रिकमेंडेशन है कि इस चीज को सही करना चाहिए। गवर्नर ऑफिस के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकली काम नहीं कर रहा है, ये यूनियन के ऊपर बायस होकर काम करना है। तो वो चीज है। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोडस ऑपरेंडी है, उस चीज को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर, फाइनेंस कमीशन के ऊपर, रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स के ऊपर। रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स क्यों? क्योंकि पानी एक रिसोर्स है, फाइनेंस पैसा एक रिसोर्स है, इंटरस्टेट मैन पावर एक रिसोर्स है। रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, भाई ऑब्वियसली डाइवर्सिटी तो है, लैंग्वेज यही तो खूबसूरती है कि वहाँ के आदमी और हमारे यहाँ के आदमी के बीच में बहुत जमीन और आसमान का डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी वी आर इंडियंस, राइट। सो लिंग्विस्टिकली, लैंग्वेज के आधार के, कल्चर के आधार पे, रीजनल एस्पिरेशन के आधार पे हम किसी को अलग ना समझे, सबको एक छत्र छाया के ऊपर रखे। लेकिन ये वास्तविक जिंदगी में नहीं होता है दोस्त, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और आप भी करेंगे, ठीक है। इम्प्रूव फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर मैं बोलूंगा कि अगर जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्त। ग्रेट टैक्स डिवोल्यूशन, एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम बोलेंगे, पैसा, मनी इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट। तो टैक्स डिवोल्यूशन, टाइमली जीएसटी कंपेंसेशन, इनके पास तो है नहीं, तो पैसा तो स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल या कोई भी जो स्टेट है वो सेंट्रल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, वो जितना पैसा देगा उतने पैसे के ऊपर। इनहेंस स्टेट बोरोइंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट है ये भी डिपेंड करता है कि स्टेट क्या बोलता है, स्टेट क्या करता है, स्टेट के माइंड में क्या है, स्टेट के स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, स्टेट क्या बोलना चाहता है, समझ रहे हो। तो उसके ऊपर दूसरा ये है कि यूपीएससी जीएस क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा लिख के ला सकते हो और आंसर राइटिंग कर सकते हो। बहुत बार आंसर राइटिंग लिखना प्रैक्टिस होना चाहिए।
आंसर राइटिंग क्यों? क्योंकि ये एक तरह का डिसिप्लिन क्रिएट करता है आपके ऊपर, है ना? बहुत बड़ा डिसिप्लिन, बहुत बड़ा चीज क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर आप एक जगह पे बैठ के लेक्चर नहीं दे पाएंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप एक जगह पे बैठ के विटनेस बैठ बैठ के कोई भी चीज के ऊपर 10, 12, 13, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोल नहीं पाएगा। आपके पास नॉलेज तो है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है। तो चीजों को स्ट्रक्चर करना, फिर उसको अच्छे से बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, यूपीएससी के इंटरव्यू में और एवरीथिंग। और इंडियन फेडरलिज्म इंक्रीजिंगली विटनेसिंग टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, एग्जामिन द कॉजेस and suggest measure to strengthen cooperative federalism in India। ठीक है ना? तो 250 वर्ड का है, 15 मार्क्स का है, तो इसको आप कर सकते हो। अच्छा, वैल्यू एडिशनल कीवर्ड्स, जो फेडरलिज्म टॉपिक है इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। पहले तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, फिस्कल फेडरलिज्म है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ठीक है, सब्सिडियरी प्रिंसिपल, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। एसिमेट्रिक मतलब ये है सिमेट्रिक, तो एसिमेट्रिक का मतलब ऐसा है, दिखता है ऐसा, लिखित में तो ऐसा है, सीधा है, लेकिन एक्चुअल में सीधा नहीं है, एसिमेट्रिक है। डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस होना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये भी होना चाहिए। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इसलिए होना चाहिए क्योंकि चीज़ों को यूनिटी में रखना है। तो अगर आप यूनिटी में रखना चाहते हैं तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट दे सकते हैं। तो आपको क्या बोला गया, आंसर राइटिंग कंपलसरी है, आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग करेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, थॉट्स को स्ट्रक्चर वाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज़ ऐसे 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 ऐसे, इस हिसाब से, इस हिसाब से, इस हिसाब से, इस, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप लिख के आ जाओ। मेंस आंसर राइटिंग ये है कि आप बस लिख के आ जाओ, जो भी टॉपिक है उसको लिख के आप आ जाओ, बस यही है। लेकिन वही करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, समझिए। वेलकम टू यूपीएससी विद रिकी। द रूल ऑफ लॉ, एक डेडिकेटेड यूपीएससी गाइडिंग प्लेटफॉर्म जो एस्पायरेंट्स को सही दिशा, स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है।